नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित। वरिष्ठ अध्यापक से संबंधित क्या बिंदु है? बिहारी रत्नाकर। आज मैं आपको बिहारी रत्नाकर का सारांश करवाने वाला हूँ। बिहारी रत्नाकर से संबंधित एक क्लास अपनी ऑलरेडी जो पुरानी क्लास है वो इसी चैनल पर पहले से उपलब्ध है। ठीक है, ये जो दूसरी क्लास रहेगी इसमें बिहारी रत्नाकर का सारांश है। सारांश से तात्पर्य कुछ ऐसी बातें करवाने वाला हूं, मतलब जो कठिन है। क्या ऐसी बातें कुछ करवाने वाला हूं जो कठिन है, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। सारांश से क्या तात्पर्य रहेगा? सारांश से तात्पर्य है कि कुछ ऐसी बातें जो कठिन है। ठीक है ना, क्या है? जो कठिन है और दूसरा परीक्षा में पूछी जाती है या परीक्षा में आती है। ठीक है ना, ऐसी बातें मैं यहां करवाने वाला हूं। विशेष रूप से सारांश रहेगा कठिन बातें और कुछ ऐसी बातें जो आप पढ़ते हो, जो आप तैयार करते हो नोट सुन के, लेकिन उसके बावजूद भी वो याद नहीं रहती, उनको मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। अपना जो है अभी ये जो चैप्टर है ये दो भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में सारांश रहेगा और भाग में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कुछ चीजें मैं सारांश में क्लियर कर दूंगा और बाकी बची हुई सारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मैं क्लियर कर दूंगा। प्रत्येक दोहे के प्रत्येक शब्द से प्रश्न बनाए गए हैं। कोई भी चीज आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के बाद आपको व्याख्या देखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चलो चलते हैं सारांश में। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो, जैसे बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर है, तो रत्नाकर का परिचय मैं यहां नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि परिचय तो आप जगन्नाथ दास रत्नाकर का काल के अंतर्गत आप पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है, पढ़ा भी होगा। अगर परिचय कराने लगूंगा तो एक क्लास पूरी परिचय की रहेगी। तो यहां मैं बिहारी रत्नाकर से संबंधित ही लेकर आया हूं, न बिहारी से संबंधित न जगन्नाथ दास रत्नाकर से संबंधित, केवल बिहारी रत्नाकर से संबंधित बातें कहेंगे हम। ठीक है, बिहारी रत्नाकर बात करते हैं रचनाकार, तो इसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके रचनाकार है। कब हुआ था इसका जो प्रकाशन है, वो कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1922 ईस्वी में। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो बता देना, मैं भेज दूंगा ये पीडीएफ, क्योंकि ये पीडीएफ इजी वे में, इसमें कोई शाब्दिक त्रुटि वाला मैटर है नहीं, हाथ से लिखी हुई है। मैंने खुद के पढ़ने के लिए नोट्स तैयार किए थे, वो आपको करवा रहे हैं। ठीक है, संवत 1978 ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। किसमें? बिहारी रत्नाकर में। बिहारी रत्नाकर की ये प्रति मेरे पास है एक। वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं बिहारी रत्नाकर से संबंधित, अलग अलग जो टीकाकारों ने क्या लिखा है, लेकिन ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर की पुस्तक है मेरे पास है। ठीक है, तो इसी में से मैंने ये सारी बातें करवाई है। ये पुस्तक है बिहारी रत्नाकर की, आप देख सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। बिहारी का परिचय भी दिया गया है और इसमें व्याख्याएं भी दी गई है संपूर्ण बिहारी रत्नाकर की, लेकिन आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसमें तो 713 दोहे हैं, आपके तो 20 ही दोहे आने हैं, जो तो लगभग हिंदी प्रेमियों को मुँह जबानी याद ही रहते हैं कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो, यही से शुरू होती है बिहारी रत्नाकर। तो संवत 1978 विक्रमी के माघ मास में, कब? संवत 1978 अर्थात 1921 ईस्वी में, विक्रमी के माघ मास में। ये याद रखना है आपको, माघ मास आदि यही पूछा जाएगा, क्योंकि ये उसकी भूमिका में लिखा गया है। बिहारी रत्नाकर की भूमिका में ऐसा लिखा गया है, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। संवत 1978 विक्रमी के माघ मास में अयोध्या में लिखना आरंभ किया था। कहां लिखना आरंभ किया था प्यारे बच्चों? अयोध्या में। ठीक है ना, माघ मास में। और उस संवत 1978 या 1921 ईस्वी।
आरंभ किया था, जो 1979 की भाद्रपद की ऋषि पंचमी को रत्नाकर की 56वीं वर्षगांठ पर कश्मीर के निशांत बाग में संपन्न हुई थी। संपन्न कब हुई थी? अब देखो सन की बात करें तो 1921 ईस्वी में लिखना प्रारंभ हुआ और 1922 ईस्वी में लिखकर ये पूर्ण हो गई थी। ठीक है, लगभग 1 वर्ष लगा था। संवत 1978 और संवत 1979। ठीक है, माघ मास में, किसमें? माघ मास में शुरू हुई थी और भाद्रपद की ऋषि पंचमी को यह पूर्ण हुई थी। अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया था और कश्मीर के निशांत बाग में यह पूर्ण हुई थी। और कब हुई थी? रत्नाकर जी की 56वीं वर्षगांठ पर। बिहारी रत्नाकर की रचना प्रारंभ हुई थी 1921 ईस्वी में अयोध्या में। बिहारी रत्नाकर पूर्ण हुई निशांत बाग कश्मीर में 1922 ईस्वी में। याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। पीडीएफ मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ठीक है। वैसे आगे मैंने स्केच से लिख दिया, मुझे पता चल गया था कि आपको दिखेगा नहीं, इसलिए अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। रत्नाकर ने इसे अयोध्या की महारानी को सौंपा था। बिहारी सतसई तुलसी के रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। बिहारी सतसई जो है वो तुलसी के रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। बिहारी सतसई की लगभग 52 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। कितनी? 52 से अधिक। सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका जो है बिहारी सतसई की, वो बिहारी रत्नाकर ही है, जिसे शुक्ल जी भी मानते हैं। बिहारी सतसई, इसके बारे में लिखा गया है कि बिहारी सतसई यदि हिंदी काव्य संसार की मुकुटमणि है। बिहारी सतसई कौन सी रचना प्यारे बच्चों? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई यदि हिंदी काव्य संसार की मुकुटमणि है तो बिहारी रत्नाकर इस कृति को रसिकों का कंठाहार बनाने वाली सामर्थ्यवान टीका, इस कृति को रसिकों का कंठाहार बनाने वाली सामर्थ्यवान टीका है। ठीक है ना। बिहारी सतसई को रसिकों का कंठाहार बनाने वाली सामर्थ्यवान टीका कौन सी है? बिहारी रत्नाकर है। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने आमेर जयपुर में रहकर की थी। रत्नाकर जी ने पाठ शोधन क्रम निर्धारण जयपुर महाराज के पोथी खाने से प्राप्त प्रति के आधार पर किया है। जो दोहों का क्रम निर्धारण है, रत्नाकर जी ने ऐसे ही नहीं लिखना प्रारंभ कर दिया था। रत्नाकर जी ने काफ़ी प्रयास किए, बहुत सी टीकाएं देखी, पढ़ी, लेकिन उन्हें उनसे संतुष्टि नहीं हुई। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो पोथी खाना था, जयपुर का जो पोथी खाना था, जहाँ मूल प्रति रखी गई थी, जहाँ पर मूल प्रति रखी गई थी, उसी को फिर उन्होंने वहाँ से उठाया। जो मूल प्रति रखी गई थी उसी को वहाँ से उठवाया नहीं, वहाँ पर इन्होंने अपने शिष्य को भेजा और वहाँ वो लंबे समय तक रहकर उसको लिखकर लेके आए थे, हाथ से वहाँ उपलब्ध करवाई थी। ठीक है ना, महारानी ने और वहाँ के राजा ने, जयपुर के महाराजा ने इनको उपलब्ध करवाई थी। तो उसी से ही और उसी के आधार पर इन्होंने क्रम निर्धारण रखा है 713 दोहों का। बिहारी रत्नाकर है जो इसमें 713 दोहे हैं। बिहारी रत्नाकर प्रथम बार जयपुर से प्रकाशित हुई थी। बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं, याद रह जाएंगे आपको, कोई समस्या नहीं। बिहारी सतसई में भी 713 दोहे हैं, इसमें भी 713 दोहे हैं। बिहारी रत्नाकर में दोहों का आकार आदि क्रम का निर्धारण 8 टीकाओं के आधार पर किया गया है। बिहारी रत्नाकर में दोहों का आकार आदि क्रम का निर्धारण 8 टीकाओं के आधार पर किया गया है। 8 टीकाओं का अध्ययन किया गया, उसके आधार पर देखा गया कि कौन सा क्रम जो है वो सही रहेगा। बात करते हैं अनुवाद की। बिहारी सतसई के अनुवाद की बात करते हैं तो संस्कृत, गुजराती, उर्दू, फारसी, बंगला, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं में बिहारी सतसई का आपने 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है। बिहारी सतसई जब आप पढ़ोगे तो बात जो कही जा रही है उसको 2 तरीके से याद रखोगे कि वो बात, ठीक है ना, जो भी बात कही जाएगी उसको आप 2 तरीके से याद रखोगे। वो तरीके कौन कौन से है? पहला तो ये कि जो बात कही जा रही है वो किसके लिए है? बिहारी सतसई या फिर
बिहारी रत्नाकर। ठीक है ना, इन दो बातों का ध्यान रखोगे, कहीं ऐसा ना हो कि कहा गया बिहारी सतसई के लिए हो और आप उसको बिहारी रत्नाकर मान लो, कहा गया बिहारी रत्नाकर हो और वहां आप उसको बिहारी सतसई मान लो। तो ये दोनों में अंतर रखना है कि किसके बारे में कौन सी बात कही गई है, बिहारी सतसई के बारे में कहा गया है या फिर बिहारी रत्नाकर के बारे में कहा गया है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बात आप पढ़ रहे हो वो बिहारी के लिए कही गई है या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर के लिए। यह भी आपने याद रखना है कि दोनों में से किसके लिए बात कही गई है। बिहारी रत्नाकर का बिहारी सतसई पर अनेक चित्रकारों ने चित्र भी बनाए हैं, जैसे कवि प्रिया पर बनाए थे, केशवदास की कवि प्रिया पर चित्र बनाए गए थे। बिहारी रत्नाकर का प्रथम दोहा कौन सा है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित द्युति होई। ये इनका प्रथम दोहा है और इसमें दोहे में आप वैसे तो आप व्याख्या में पढ़ा होगा, प्रत्येक शब्द का लगभग प्रत्येक शब्द के 3-3 अर्थ हैं, प्रत्येक शब्द के 3-3 अर्थ हैं और इस दोहे में विशेष रूप से श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। किसकी आराधना की गई है? राधा की आराधना की गई है। किसके लिए? कष्टों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। और राधा की तुलना जो है वो कृष्ण से की गई है, ठीक है ना, किससे? कृष्ण से की गई है और कृष्ण से बढ़कर बताया गया है। इसलिए सबसे पहले वंदना जो है बिहारी जो है वो किसकी कर रहे हैं? राधा की कर रहे हैं। बिहारी सतसई में भी सबसे पहला दोहा यही है और जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका है बिहारी रत्नाकर, उसमें भी पहला दोहा यही है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित द्युति होई। बिहारी रत्नाकर का अंतिम दोहा, हुक्म पाई जय साई को हरि राधिका प्रसाद। हुक्म पाई जय साई को, जय सिंह को हुक्म पाकर हरि राधिका प्रसाद, कवि करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। ये कौन सा दोहा है? ये 713 नंबर दोहा है। कितने नंबर दोहा है? ये 713 नंबर दोहा है। ये लिखा हुआ है, हुक्म पाई जय साई कऊ हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। जय साई का हुक्म पाकर श्री हरि श्री कृष्णचंद्र तथा श्री राधा जी के प्रसाद से बिहारी अनेक संवादों से भरी हुई सतसई करी। आगे देखते हैं। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थी। आगे और भी शानदार बातें हैं, जो दोहे हैं उनके बारे में बताया गया है। जो कंफ्यूजिंग दोहे हैं वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। क्लास जरूर देखना पूरी की पूरी, ठीक है ना। चाहे तो स्पीड करके देख लेना और चाहे तो आगे निकाल के देख लेना। अगर जल्दबाजी है ना, वरिष्ठ अध्यापक वालों की परीक्षा नजदीक है, सितंबर में, तो उनको थोड़ी जल्दी है, ठीक है ना। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रचनाकार बिहारी, टीकाएं जो है बिहारी रत्नाकर, रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कब लिखी गई? 1922 में और दोहों में, ठीक है ना। 2 नंबर पर कृष्ण कवि की टीका। ये क्या है? बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं हैं। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं, पहली है बिहारी रत्नाकर, जिसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, 1922 में लिखी गई थी दोहों में। दूसरी है कृष्ण कवि की टीका, रचनाकार कौन है? कृष्ण कवि, और ये किस में लिखी गई है? कवित्वों में लिखी गई है और नवल किशोर प्रेस से ये प्रकाशित हुई थी। किससे? नवल किशोर प्रेस से। हम बात करते हैं, ये बिहारी के दत्तक पुत्र थे और भांजे भी थे। ये बिहारी के दत्तक पुत्र भी थे और भांजे भी थे। इसके बाद जो है श्रृंगार सप्तशती। श्रृंगार सप्तशती किस प्रकार की रचना है?
ये बिहारी सतसई की टीका है। किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित परमानंद दास द्वारा। और किसमें? संस्कृत में। किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित परमानंद दास द्वारा, और संस्कृत में लिखी गई थी। विद्योदय प्रेस से प्रकाशित हुई थी। फिर आता है हरिप्रकाश टीका। यह हरिप्रकाश टीका क्या है? हरिप्रकाश टीका भी क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। हरिप्रकाश टीका भी बिहारी सतसई की टीका है। हरिप्रकाश टीका भी किस रचनाकार कौन है? हरिप्रकाश। भारत जीवन प्रेस से यह प्रकाशित हुई थी। लाल चंद्रिका। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। ये लाल चंद्रिका क्या है? याद रख लेना, लाल चंद्रिका क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी सतसई की टीका है, याद रख लेना, पूछा जा सकता है अन्य रचनाओं के अंतर्गत। सरदार कवि की टीका हस्तलिखित। सुरती मिश्र की टीका। पठान सुल्तान की कुंडलियां। पठान सुल्तान की जो कुंडलियां हैं वो अपूर्ण है, जिसे भारतेंदु ने पूर्ण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसने? जिसे अपूर्ण है, जिसे भारतेंदु ने पूर्ण किया था। बिहारी विहार। बिहारी विहार क्या है? बिहारी सतसई की टीका है। किसके द्वारा लिखी गई थी? अंबिका दत्त व्यास द्वारा। भारतेंदु काल के अंबिका दत्त व्यास द्वारा। किस छंद में? रोला छंद में। किस छंद में? रोला छंद में। कवित्व में किसने लिखी थी? कृष्ण कवि ने। कवित्व छंद में किसने लिखी थी? कृष्ण कवि ने। और दोहों में किसने की थी? दोहों में किसने की थी? रत्नाकर ने। और रोला छंद में अंबिका दत्त व्यास ने। मानसिंह की टीका रज कौमुदी। रज कौमुदी किस प्रकार की रचना है? यह भी बिहारी सतसई की टीका है। बिहारी विलाप, यह भी क्या है? बिहारी सतसई की टीका। अनवर चंद्रिका, प्रताप चंद्रिका, अमर चंद्रिका, भावार्थ प्रकाशिका। मुंशी देवी प्रसाद ने उर्दू के शेरों में भी इसका अनुवाद किया था। बिहारी सतसई का उर्दू के शेरों में किसने अनुवाद किया था? बिहारी सतसई का उर्दू के शेरों में किसने अनुवाद किया था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने किया था। किसने किया था? मुंशी देवी प्रसाद ने। पढ़िए आप, देखिए, ले रहे हैं क्लास अभी। एक घूंट पानी पी लूँ। पानी क्या है? दवाई है थोड़ी सी। ईस्वी में लाल चंद्रिका का एक संस्करण ग्रियर्सन ने भी प्रकाशित करवाया था। 1896 ईस्वी में लल्लू लाल की लाल चंद्रिका का एक संस्करण ग्रियर्सन ने भी प्रकाशित करवाया था। सरदार कविकृत टीका को कीड़ों ने नष्ट कर दिया था। ये सारी बातें जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो बिहारी रत्नाकर है, उसकी भूमिका में से ली गई है। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ये कहीं से उठा के आपको पढ़ाने लग गया। लक्ष्मी रतन नामक लेखक की टीका, जो पंडित लक्ष्मी नारायण उपनाम कमलापति कवि के पास मिली थी, 1796 की लिखी हुई है। यह किसी बख्त कुंवर जी की पुत्री रतन कुंवर को पढ़ाने के निमित्त लिखी गई है। थोड़ा सा पढ़ लें, कुछ चीज़ें नॉर्मल भी हैं, मैंने अपने लिए रखी है। एक टीका पंडित गोविंद नारायण जी से मिली है। ये टीकाएं, जिन टीकाओं से इन्होंने सहायता ली थी, किन्होंने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। एक टीका पंडित गोविंद नारायण जी से मिली है, जो किसी गुलाल कीर्ति के शिष्य पंडित शंभुनाथ के द्वारा लखनऊ में किसी केसरी जी के पुत्र गिरधरलाल जी के पढ़ने के निमित्त लिखी गई थी। हमने एक श्रीमती महारानी अवधेश्वरी, हमने श्रीमती अवधेश्वरी
हमने श्रीमती महारानी अवधेश्वरी से श्रीमान महाराजाधिराज दरभंगा नरेश को लिखवाया कि वह श्रीमान जयपुराधीश माधो सिंह से पत्र व्यवहार कर उनके निजी पुस्तकालय पोथी खाना में उपस्थित सतसई की प्रतियां हमें देखने का उपाय कर दे। हमने एक पत्र श्रीमती महारानी अवधेश्वरी से श्रीमान महाराजाधिराज दरभंगा नरेश को लिखवाया। इन्होंने किसको, देखो सिफारिश देखिए कि जयपुर के पुस्तकालय में मूल प्रतियां पड़ी है किसकी, बिहारी सतसई की। जयपुर के पुस्तकालय में बिहारी सतसई की, जो जयपुर का पुस्तकालय पोथी खाना जो है वहां पर बिहारी सतसई की मूल प्रति पड़ी थी। तो उससे उसको पढ़ने के लिए कहां से सिफारिश चली, श्रीमती महारानी अवधेश्वरी जी को पत्र लिखा गया। उन्होंने किसको पत्र लिखा, उन्होंने महाराजाधिराज दरभंगा नरेश को पत्र लिखा कि आप किसको कहिए, जयपुराधीश माधो सिंह को कहिए। इन्होंने इनको कहा और फिर इनको अनुमति मिली और फिर ये गए। यही प्रार्थना हमने अपने मित्र कर्नल विंदेश्वरी प्रसाद सिंह से भी, फिर कर्नल विंदेश्वरी प्रसाद से भी इन्होंने कहा कि इन्होंने जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इतने सारे लोगों को कहा, तब जाके पोथी पढ़ने को मिली। अनुमति प्राप्त होने पर अयोध्या के राज पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री विद्याभूषण पंडित रामनाथ जी ज्योतिषी को जयपुर भेजने का प्रबंध किया गया। अब देखिए, अनुमति प्राप्त होने पर, जैसी अनुमति प्राप्त हो गई तो अयोध्या के राज पुस्तकालय के अध्यक्ष, अयोध्या के राज पुस्तकालय के अध्यक्ष, अयोध्या के राज पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री विद्याभूषण पंडित रामनाथ जी ज्योतिषी को, ठीक है ना, जयपुर भेजने का प्रबंध किया गया। और जो जयपुर से बिहारी सतसई की कॉपी करके ला सके, जो वहां गए और वहां से बिहारी सतसई की वो कॉपी करके ले आए। ठीक है, 1919 ईस्वी में भेजा गया था उन्हें, 1919 ईस्वी में उसे भेजा गया था। ठीक है ना, बिहारी रत्नाकर के लिए महत्वपूर्ण 5 टीकाएं 1919 ईस्वी में भेजा गया था उन्हें वहां, तो क्योंकि बाद में फिर वो टीका करके लाए हैं, लिख के लाए वहां से, फिर उनका अन्य टीकाओं के साथ मिलान किया गया और फिर कहीं जाकर उसकी टीका लिखी गई थी, किसके द्वारा, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा। बिहारी रत्नाकर के लिए महत्वपूर्ण 5 टीकाएं, राम सिंह की टीका, ये महत्वपूर्ण टीकाएं हैं। वैसे शुरुआत में कितने टीकाओं से, 8 टीकाओं से सारा लिया गया था, लेकिन बिहारी रत्नाकर के लिए जो महत्वपूर्ण 5 टीकाएं थी भूमिका के अनुसार, बिहारी रत्नाकर की भूमिका के अनुसार, एक तो राम सिंह की टीका, बिहारी के शिष्य की प्रति, मान सिंह की टीका, गिरधरलाल की टीका, रतन कुंवरी की जी वाली प्रति, ठीक है ना, रतन कुंवरी जी की टीका, राम सिंह की टीका, बिहारी के शिष्य की टीका, मान सिंह की टीका, गिरधरलाल की टीका, रतन कुंवरी जी की टीका। बिहारी रत्नाकर में वे ही 713 दोहे स्वीकृत किए गए हैं जो मान सिंह टीका तथा रतन कुंवरी जी वाली प्रति में है। बिहारी रत्नाकर में कितने दोहे हैं, 713 दोहे हैं। ये 713 दोहे कौन से हैं, जो मान सिंह की टीका में है और रतन कुंवरी जी की टीका में है, इन दोनों में एक जैसी हैं। तो मान सिंह की टीका और रतन कुंवरी जी वाले जो टीका के जो 713 दोहे हैं वो इसमें लिए गए हैं। अब देखिए, इसमें क्या था कि एक चीज थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी, इसी बहाने मैं बहुत से दोहे भी आपको व्याख्या करवा दूंगा। इसमें एक चीज थी, वो क्या थी, वो पकड़ में नहीं आ रही थी, वो ये थी कि बार बार पहले के जो प्रश्न है आप देखोगे, प्रश्नोत्तर भी मैं कराऊंगा, आप उनमें देख लेना कि नायिका के बारे में पूछा गया है कि मुग्धा नायिका है, अभिसारिका नायिका है, या शुक्ला विसारिका नायिका है, या नवयौवना नायिका है, कौन सी नायिका है, नायक ने कहा है या नायिका ने कहा है, या नायक का स्वगत कथन है या नायिका का स्वगत कथन है, या सखी का कथन है, नायिका का सखी से कथन है, या सखी का नायक से कथन है, या नायक का नायिका से कथन है। इस प्रकार के पूछा जाता है, किसका किससे कथन है, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी नायिकाओं का
जो अलग अलग, क्योंकि हमने 20 दोहे पढ़े, 20 दोहों में अलग अलग जगह ये नायिकाएं आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने इनके जो सभी दोहे हैं वो एक जगह इकट्ठे कर लिए, उनकी व्याख्या भी कर ली है, उनका अर्थ भी बता दूंगा मैं अभी आपको। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या है, आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या? दिख ही रहा होगा, वैसे तो कोई समस्या नहीं है। नव यौवना मुग्धा नायिका, सबसे पहले कौन है? नव यौवना मुग्धा नायिका। नव यौवना मुग्धा नायिका, ठीक है ना। कौन सा है? अपने अंग के जानिके, अपने अंग के जानिके जोबन नरपति प्रवीण, अपने अंग के जानिके जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। ये किसका है? नव यौवना मुग्धा नायिका। इसमें किसका वर्णन किया गया है? नव यौवना मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। ये कथन किसका है? ये नायक का स्वगत कथन है। किसका है ये? नायक का स्वगत कथन है। क्या है कि अपने अंग के जानिके, अपने अंग के जानिके, ठीक है ना, अपने अंग के जानिके जोबन नृपति प्रवीण, अपने अंग के जानिके जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन। तो इसमें एक बात और है, वो ये है, इसमें राजनीति, बिहारी की राजनीति का हमें ज्ञान होता है कि उन्हें राजनीति का भी ज्ञान था। और इसमें क्या है? इसमें अपने अंग के जानिके, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार भी है। कौन सा है? श्लेष अलंकार भी है। कुछ जगह श्लेष अलंकार है प्रॉपर, तो वैसे कुछ जगह रूपक अलंकार भी है। सारी बातें देख लेते हैं। अपने अंग के, अंग का मतलब होता है पक्ष या सहायक। इसमें दो बातें हैं, एक तो रहेगा राजा, एक रहेगी नायिका, ठीक है ना। दो पक्ष हैं, प्रत्येक शब्द के दो रहेंगे, ठीक है ना। राजा और नायिका, राजा और नायिका। राजा की जब बात करते हैं तो क्या रहेगा कि अपने अंग के जानिके, कि एक राजा अपने पक्ष के जानकर, उसके पक्ष के जानकर जोबन नृपति प्रवीण, ठीक है ना, नृपति प्रवीण, यौवन रूपी जो राजा है, प्रवीण, सभी कार्यों में कुशल, ठीक है ना, किसको सजा देनी है, किसको उपहार देना है, जोबन नृपति, यौवन रूपी राजा, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफो कीन, यौवन रूपी जो राजा है उसने अपने पक्ष का जानकर स्तन मन नैन और नितंब का बड़ा इजाफा किया है, अर्थात इजाफा से तात्पर्य वृद्धि की है, ठीक है ना। किसने? यौवन रूपी राजा ने। यौवन को किसका बताया गया प्रतीक? राजा का, ठीक है ना। यहां कौन सा अलंकार रहेगा? यहां रहेगा रूपक अलंकार। यौवन रूपी राजा की हम बात करते हैं तो यहां कौन सा रहेगा? रूपक अलंकार रहेगा। कौन सा अलंकार रहेगा? रूपक अलंकार यहां रहेगा, ठीक है ना। अपने जैसे एक राजा जो होता है वो अपने पक्ष के लोगों का, सेना का, सेना नायक का, अन्य जो भी सेना में कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको अपने पक्ष का जानकर उनके पद में, उनकी तनख्वाह में, उनके वेतन में, उनके जो भी टीए डीए जो भी होता है उन सब में वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो यौवन रूपी राजा है उसको नायिका को देखकर ऐसा लगता है, नायक का कथन है, स्वगत अपने आप मन को ही कह रहा है कि नायिका को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके यौवन रूपी राजा ने अपने पक्ष का जानकर, किनको, कौन है उसके पक्ष के, ठीक है ना, स्तन मन नैन नितंब। अब आता है आगे, यौवन नव यौवना मुग्धा नायिका कही, ओरे ओप कनीन कनु रानी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। ओरी, कुछ और ही ओप वाली, कुछ और ही ओप वाली, आंख की पुतली, गनी, गिनना, घनी मतलब अनेक, सिरताज मतलब अनेक पत्नियों में शिरोमणि, सिरताज मतलब शिरोमणि होता है,
और गनी गनी शिरताज मतलब अनेक पत्नियों में शिरोमणि, मणि मणि धनी पति, नेह की बनी छनी पटलाज, लज्जा रूपी पट से। ये किसका कथन है? सखी का नायिका से कथन है। सखी का नायिका से कथन है। क्या कहती है सखी? आपने एक बात याद रखना है, ओरई ओप। ओरई ओप का क्या अर्थ है? कुछ और ही ओप वाली, कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। कनीन कनु पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। कनीन कनु आंख की पुतली को कहा गया है। गनी गिनना, घनी सिरताज अनेक रानियों में से सिरताज। घनी मतलब बहुत सारी जो रानियां हैं उनमें से उनकी सिरताज अर्थात अनेक पत्नियों में शिरोमणि। मणि मणि धनी पति के नेह की बनी। क्या है? नेह, धनी अर्थात पति, मणि अर्थात मणि, तो नेह अर्थात स्नेह प्रेम। ठीक है ना? तुम क्या बन गई हो? स्नेह के मणि बन गई हो, पति के स्नेह की मणि बन गई हो। छनी आच्छादित छिपी हुई, पट लाज लज्जा रूपी पट से। लज्जा रूपी पट से यहाँ क्या है? रूपक अलंकार है। लज्जा रूपी पट से, वस्त्र से, लज्जा रूपी वस्त्र से। वो यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो सखी है वो नायिका से क्या कह रही है कि तुम और ही ओप वाली लग रही हो आंख की पुतली के कारण। आंख की पुतली के कारण जो तुमने मतलब आंख की पुतली की लज्जा से ही तुम अन्य रानियों में शिरोमणि सिरताज या अन्य पत्नियों में शिरोमणि या सिरताज बन गई हो। ठीक है ना? फिर है जोग जुगती सिखाई। ये भी क्या है? नव यौवना मुग्धा नायिका। ये भी क्या है? नव यौवना मुग्धा नायिका है। एक और है नव यौवना मुग्धा नायिका का उदाहरण, जोग जुगती सिखाई। अब देख सकते हैं कि नव यौवना मुग्धा नायिका के 3 उदाहरण हैं। ये 3 उदाहरण हैं। कौन सा है? अपने अंग के जानी के, ओरई ओप कनी कनु, जोग जुगती सिखाई। ये तीनों जो है किसके हैं? नव यौवना मुग्धा नायिका के उदाहरण हैं। जोग जुगती सिखाई, सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानूनु सेवत नैन। ये सखियां जो है वो नायिका से कह रही है। ये नायक का स्वगत कथन है, सखी नायिका से कह रही है, यहां भी सखी नायिका से कह रही है। जोग, इसमें क्या है? श्लेष अलंकार है। जोग क्या है? जोग के 2 अर्थ हैं। जोग के 2 अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो है योग की क्रियाएं, ठीक है ना, और दूसरा है मिलन के उपाय। ठीक है ना? जोग जुगती, जोग जुगती के 2 कल। वैसे तो योग से तात्पर्य यह है, योग के भी 2 अर्थ हैं और जुगती के भी 2 अर्थ हैं। योग के 2 अर्थ कौन से हैं? पहला योग का अर्थ है प्रियतम से मिलन, और दूसरा योग का अर्थ क्या है? योग जो हम योग करते हैं, जो बाबा रामदेव जी हमें सिखाते हैं। ठीक है ना? वो वाला योग। और जुगती क्या है? जुगती है युक्ति। युक्ति में क्या है कि प्रिय से मिलन के उपाय, और दूसरा क्या है इसका अर्थ है श्लेष के आधार पर, दूसरा जो इसका अर्थ है वो है क्रियाएं, योग की जो अनेक क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना? ये 2 चीजें हैं, जोग जुगती। जोग जुगती का एक तो हो गया योग की अनेक क्रियाएं, दोनों शब्दों के 2 अर्थ हैं। और दूसरा क्या है? प्रिय से मिलन की अनेक उपाय, प्रिय से मिलन के अनेक उपाय। सिखे सबे, सब सीखे हुए हैं मनो मानो। महामुनि मैन, महान योगी या कामदेव। ठीक है ना? कामदेव रूपी महामुनि ने, कामदेव रूपी महामुनि ने। तो महामुनि मैन जो है यहां किसके? या तो महान योगी या फिर कामदेव, दोनों के लिए आया है। चाहत पिय अद्वैतता, चाहत पिय अद्वैतता कि प्रिय के साथ, यहां प्रिय के भी 2 अर्थ हैं। एक तो है प्रिय जिससे प्रेम किया जाता है, और दूसरा है परमात्मा। अद्वैतता, अद्वैतता का मतलब है आत्मा परमात्मा में मिल जाना, और दूसरा अर्थ कौन सा है? प्रियतम से मिलन होना। काननु वन, इसके भी 2 अर्थ हैं, एक है वन और दूसरा है कानन। अर्थात काननु वन, वन अर्थात जो योगी होता है वो वन में जाके सेवा करता है, और आंखें जो है वो जैसे कानों तक मिल गई हो उस तरह से। सेवत नैन, नैन जो है नेत्र और योगी, 2 अर्थ है इसके, नेत्र और योगी। अब मैं बताता हूँ इसके 2 अर्थ कौन कौन से हैं। पहला अर्थ तो ये है कि ऐसा लगता है कि कोई योगी जो है वो वन में जाकर
योग की अनेक क्रियाएं कर रहा है। योगी जो है, नायिका को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई योगी ईश्वर से मिलने के लिए वन में जाकर योग की अनेक क्रियाएं कर रहा हो। ठीक है ना, नायिका को देखकर लगता है कि जैसे कोई योगी वन में जाकर परमात्मा से मिलने के लिए अनेक योग की अनेक क्रियाएं कर रहा हो। और वैसे ही नायिका जो है, उसी प्रकार नायिका जो है वो मिलन के लिए, योग के लिए जुगती क्रियाएं, उपाय ढूंढ रही है। योग प्रियतम से मिलने के लिए अनेक उपाय कर रही है और उसके लिए उसकी आंखें जो क्या कर रही हैं, वो बड़ी हो रही हैं, कानों तक जा रही है, वो कानों तक मतलब, ठीक है ना, बड़ी हो रही आंखें। ठीक है, नव यौवना नायिका। अब जो एक उदाहरण है, ये नव यौवना नायिका है। अर्ते टर्त न बर परी। इनके अर्थ भी याद रख लेना, क्योंकि अर्थ भी पूछे जाते हैं। अर्ते टर्त न बर परी दई मरक मनुमैन। अर्तई टर्त न बर परी दई मरक मनुमैन। होड़ा होड़ी बड़ी चले चितू चतुराई नैन। अर्ते, अर का अर्थ है हठ, बर का अर्थ है बल, मर्क का अर्थ है बढ़ावा या चांटी, मनु मैन, मैन का अर्थ है कामदेव, मनु का अर्थ है मानो। होड़ा होड़ी बराबर होने की प्रतिस्पर्धा। बड़ी चले चितु अर्थात मन, चतुराई चतुराई, नैन नैन। नायक का स्वगत कथन है कि अर्ते टर्त ने बर परे, कि हठ पर है, हठ पर अड़े हुए हैं, बल से भी नहीं रुक रहे हैं। दई मरक बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना, जैसे उनको कामदेव बढ़ावा दे रहे हो। होड़ा होड़ी बड़ी चले चितु चतुराई, मन चतुराई और नैन जो है वो होड़ा होड़ी में, मन कह रहा है कि मैं ज़्यादा बढ़ रहा हूँ, और जो चतुराई है वो अधिक, वो कह रही है कि मैं अधिक बढ़ रही हूँ, और नैन जो है वो कह रहे हैं कि मैं अधिक बढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से होड़ा होड़ी में तीनों ही बढ़े जा रहे हैं। किसके कारण? कामदेव के कारण। शुक्ला विशारिका नायिका। इसके बाद आता है शुक्ला विशारिका नायिका। शुक्ला विशारिका नायिका का कौन सा? शुक्ला विशारिका रात में प्रियतम से मिलने जाने वाली नायिका, और नव यौवना या नव मुग्धा नायिका, जिसे अभी अभी यौवन आया हो, ऐसी नव यौवना नव मुग्धा नायिका रहती है। ठीक है ना, शुक्ला विशारिका रात्रि में नायक से मिलने जाने वाली नायिका। तो ये नायिका जो है रात्रि में नायक से मिलने के लिए जा रही है। तो युवती जोने में, युवती का मतलब है युवती, जोने अर्थात चांदनी मई, मिली गई। नेका न होती लिखाई, नेका मतलब किंचित मात्र भी। किसका कथन है? सखियों का आपस में कथन है। सखियां आपस में कह रहे हैं कि सखियों के साथ युवती जो नायिका है वो नायक से रात्रि में मिलने जा रही है, और ऊपर से चांदनी रात का, चांदनी पड़ या चांद का प्रकाश पड़ रहा है या चांदनी गिर रही है। तो वो जैसे ही थोड़ी सी दूर जाती है तो उनको वो दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि वो खुद गौरवर्ण है, तो वो उसी चांदनी में ही मिल जाता है। तो वो कह रहे हैं ज्योति युवती जोने में मिल गई। ऐसा लग रहा है कि युवती जो है वो चांदनी में ही मिल गई है। नेके न होती लिखाई, किंचित मात्र भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि नायिका जो युवती है, सखियां आपस में बात कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रही, उनके साथ ही निकली थी, वो थोड़ा सा आगे निकलती वो दिखाई देना बंद होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि युवती जोने अर्थात चांदनी में मिली गई। नेक किंचित मात्र भी न होती लखाई। सौंदे, सौंदे अर्थात सुगंध के डोरे, सुगंध की जो रस्सी होती है उससे लगे अली सखी चली संग जाई, कि हे सखी हम तो सुगंध के, सखी आपस में बात कर रही हैं, और सखियां जो है वो सुगंध के सारे, क्योंकि उसकी सुगंध आ रही है नायिका की, ठीक है ना, उसी सुगंध के सारे वो उसके पीछे पीछे जा रही है। बाकी युवती जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। वाह जी वाह। बिहारी सत्सई ने अतिशोक्ति, इनका है ना वो बिहारी सत्सई का एक दो है जिसमें कहा जाता है कि अतिशोक्ति, हास्यास्पद अतिशोक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो और या फिर कह सकते हैं कि वियोग श्रृंगार का हास्यास्पद चित्रण किया गया है। कौन सा है वो पद है इनका कि इत आवती चली जात उत छछक सातक हाथ, इत आवती चली जात उत छछक सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उशासन साथ।
तो उसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही है, पूर्वानुरागिनी नायिका। अब आगे कौन सा दोहा है, किसका है, पूर्वानुरागिनी नायिका। ये आपके दोहे भी साथ में क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 20 ही दोहे हैं, उन्हीं में से मैंने ये नायिकाएं निकाल ली हैं, और कुछ दोहे जो है मैं प्रश्नों के अंतर्गत आपको करवा दूंगा, उनके शब्दार्थ वगैरह। बहके सब जिए की कहत, ठोरू कठोरू लखई ने, छिन और से ए छवि छाके नैन, नायिका से नायिका सखी से। ये कथन जो है किसका है, नायिका का है, पूर्वानुरागिनी नायिका है। पूर्व से ही जो अनुराग हो किसी के प्रति, प्रेम जो पहले से ही पैदा हुआ हो, उसके बारे में चित्रण किया गया है। बहके का अर्थ है अपने वश से बाहर। सब जिए की कहत, क्या कह रही है, नायिका सखी से कह रही है कि बहक गए हैं, बहक कर मेरे नैन जो है वो बहक गए हैं, वो बहक कर जो हृदय की बात है वो कह रहे हैं। मेरे नैन जो है वो बहक गए हैं, और जिए की, जो मन में कहते हैं ना कि मन की बात किसी को नहीं कहनी चाहिए, तो मेरे नैन जो है वो बहक गए हैं, ठीक है ना, मेरे नैन जो है वो बहक गए हैं, और वो बहक कर मेरे हृदय की सारी बातें कह रहे हैं। ठोरू कठोरू लखे नहीं, और ठोरू कठोरू अवसर अनवसर की बात कहने का अवसर है या नहीं है, ये भी नहीं देख रहे। नैन जो है वो अपनी बातें कही जा रहे हैं। जैसे बिहारी कहते हैं ना कि दीर्घ उर्जत टूटत, वो ये नहीं, वो है ना, परे भवन में करता है नैन नहीं सो बात, वो पूरा दिमाग से निकल गया। आगे ये परे भवन, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। पहले वाली पंक्ति कौन सी है, हाँ, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। भवन भरा हुआ है लेकिन उसमें भी नैनों से बात हो रही है। वही बात सखी यहाँ कह रही है कि मेरे नैन जो है वो बहक गए हैं। क्यों बहक गए हैं, छवि छाके, छवि छाके, छवि छके हुए हैं। छकना मतलब पीना, छवि मतलब प्रियतम की छवि का पान किया हुआ है। और प्रियतम की छवि का पान करने से, जैसे मदिरा पीने से, शराब पीने से जैसे नशा हो जाता है, वैसे ही प्रियतम की छवि का पान करने से मेरे नैन जो है वो बहक गए हैं, और वो मेरे हृदय की सारी बातें कह रहे हैं। वो अवसर अनवसर, स्थान है या नहीं है, अवसर है या नहीं है, लिए नहीं देख रहे हैं। छिन और से, और क्षण क्षण में वो जो है बदल रहे हैं। मेरे नैन जो है वो क्षण क्षण में बदल रहे हैं। फिरी ये दूसरा दोहा है पूर्वानुरागिनी नायिका का। फिरी चितू उत ही रहतू, टूटी लाज की लाव, लाज की लाव, लज्जा रूपी जो रस्सी थी वो टूट गई है। अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव, ठीक है ना। क्या कह रही है कि फिरी अर्थात इसमें फिरी में कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आपको ध्यान होगा। चितू उत ही रहतू, टूटी लाज की लाव, लज्जा रूपी रूपक अलंकार, कि बार बार घूम घूम कर मेरा हृदय जो है वो वहीं जा रहा है, फिर बार बार। और जो लज्जा होती है ना, वो लज्जा रूपी जो है रस्सी है वो टूट गई है। जी हाँ, वो नहीं के बोल लिख रहे हैं छोरा, जी हाँ, जो घरों पढ़ने जावा रे फिर वे गलियां में चक्कर मारबो करे, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर वो रही जे कोने नहीं। भाई स्थिति हट नायिका की हो रही है, ठीक है नहीं, कि नायिका से रहा नहीं जा रहा है। वो बार बार क्या कर रही है, फिरी चितू उती रह तू, टूटी लाज की, जो लज्जा की लाव जो रस्सी थी ना, लज्जा रूपी जो रस्सी थी वो टूट गई है। अब कोई लज्जा नहीं रही है, ठीक है ना। अंग अंग छवि झोर में, ठीक है ना, कि अंग अंग छवि के झूमर में फंसा मेरा मन भंवर की नाव में समान हो गया है। कि अंग अंग की छवि, प्रियतम के अंग अंग की छवि है, उसका प्रत्येक अंग अंग मुझे अच्छा
लग रहा है, उसकी छवि में, उसके रूप सौंदर्य में नायिका जो है वो डूब गई है, ठीक है ना। झोर में, उसके झोर में, उसके भंवर में वो घूम गई है। कैसे? भयो भंवर की नाव, मेरा हृदय जो है वो भंवर की नाव के समान हो गया है। जैसे भंवर की नाव होती है ना, वो कहीं और नहीं जाती, वो वहीं वहीं घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है और कहीं नहीं जा पाती। तो वैसा ही नायिका का हृदय हो गया है, वो नायक के आसपास रहना चाहती है, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती है। स्नेह है बिहारी भैया, तभी तो रसिकों के कंठ का हार, इसे किसके कंठ का हार कहा गया है? रसिकों के कंठ का हार। जो रसिक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनके कंठ का हार है, वो बड़ा याद रखते हैं इसे। मध्य नायिका, खरी पात्री, ये मध्य नायिका है भैया। खरी पात्री कान की, कौन बहाऊ बानी, आक कली न रली करे, अली अली जिये जानी। क्या है? खरी, खरी अर्थात बहुत और अत्यंत। खरी के दो अर्थ होते हैं, बहुत और अत्यंत। पात्री के सुकुमार और पतली, ठीक है ना। खरी पात्री कान की, पूरा अर्थ क्या हुआ? खरी पात्री कान की अर्थात कान का कच्चा होना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। खरी पात्री कान की। कौन बहाऊ बानी, बहाऊ मतलब बहा देने योग्य, और बानी अर्थात प्रकृति या आदत। हम कहते हैं ना मारवाड़ी में कि तुझे बाण पड़ गई है, गंदी बाण पड़ गई है, तो ये एक ऐसी आदत है जो बहा देने योग्य है, ठीक है ना। ये एक ऐसी आदत है जो बहा देने योग्य है। सखी जो है वो नायिका से कह रही है, सखी नायिका से कह रही है कि तू जो है, नायिका से कह रही है सखी कि तू जो है कान की बहुत कच्ची है, और ये तुझे एक ऐसी आदत, एक ऐसी बाण, तेरी एक ऐसी प्रकृति है जो बहा देने योग्य है, इसे बहा देना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी की बात पर विश्वास, बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आक कली न रली करे, कि आक मदार, आक की कली के साथ, रली अर्थात आनंद या विहार, अली अर्थात भ्रमर, और अली अर्थात सखी। यहाँ यमक अलंकार है। अली अली जिये जानी, कि जिये अर्थात हृदय में जान ले। हे नायिका, तू अपने हृदय में ये जान ले कि भ्रमर जो होता है वो कभी भी आँख की कली के साथ विहार नहीं करता है। हे नायिका, तू कान की बहुत कच्ची है, तू हर किसी की बात मान लेती है। ये तेरी जो प्रकृति है, ये तेरी जो बान है, ये तेरी जो आदत है, ये बहा देने योग्य है। क्योंकि ये बात तू अपने हृदय में अच्छे से सोच ले या जान ले कि भ्रमर जो होता है वो आँख की कली के साथ कभी भी विहार नहीं करता है। तो यहाँ अली अली शब्द आया है। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ यमक अलंकार है। और है मध्य नायिका, सखी, सखी से। ये मध्य नायिका का है, लेकिन सखी का सखी से ही कथन है। पिए बिछुरन को दुसह दुख, हर्षु जात प्योसार, दुर्योधन लो देखियति तजत प्राण ही बार। कि पिए बिछुरन को दुसह दुख, दुसह जो सहने योग्य न हो, दुसह। तो पिए बिछुरन को, कि एक तरफ तो पिए से बिछुड़ने का असहनीय दुख है, एक तरफ तो प्रिय से बिछड़ने का असहनीय दुख है, और दूसरी तरफ हर्ष है, खुशी है, आनंद है। जातु प्योसार, प्योसार अर्थात पीहर जाने का आनंद है। कि हे सखी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो मुझे पिए से बिछुड़ने का असहनीय दुख हो रहा है, और दूसरी तरफ जो मुझे पीहर जाने का बहुत अधिक हर्ष है, खुशी है, ठीक है ना। तो वो कह रही है कि मेरी स्थिति दुर्योधन जैसी हो गई है, कि दुर्योधन को ये शाप मिला हुआ था कि अगर उसके मन में दुख और सुख दोनों बराबर होंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसके मन में सुख और दुख दोनों बराबर होंगे तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि मेरी भी मृत्यु नजदीक आ गई है। दुर्योधन लो देखियति तजत प्राण यही बार, कि मुझे लग रहा है कि इस बार मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।
अब आता है प्रोढ़ाधीरा खंडिता नायिका। एक है प्रोढ़ाधीरा। कितने पद करवा दिए मैंने बेटा? मैंने करवा दिए आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 में से 10 मैंने करवा दिए हैं। ठीक है ना? प्रश्नोत्तर जरूर देखना दूसरी क्लास में। प्रोढ़ाधीरा खंडिता नायिका। पलकू पीक अंजनु अधर, पलकू पीक अंजनु अधर, धरे महावर भाल, आजू मिले सु भली करी, भले बने हो लाल। नायिका नायक से कह रही है, क्या कह रही है कि पलकू पीक, पलक पर क्या लगी हुई है? पान की पीक लगी हुई है। नायक के, किसके? नायक, ठीक है ना, जो सुबह घर पर पहुंचा है, रात को कहीं और था और सुबह घर पर पहुंचा है, तो उसकी पलकों पर क्या लगी हुई है? पीक लगी हुई है, पान की पीक लगी हुई है। अंजनु अधर, और होठों पर क्या लगा हुआ है? काजल लगा हुआ है। नायक के, किसके? नायक के। कथन किसका है ये? नायिका का नायक से कथन है कि नायक के पलकों पर तो पान की पीक लगी हुई है और होठों पर काजल लगा हुआ है। धरे महावरू भाल, धरे महावरू भाल, और एडियो पर लगाने वाला महावर क्या होता है? एडियो पर लगाने वाला लाल रंग होता है, जो मेहंदी की तरह लगाया जाता है, वो उसके मस्तक पर लगा हुआ है। आजू मिले, आजू मिले, आज आकर मिले हो, सु भली करी, ये अच्छा किया, व्यंग्य रूप में, भले बने हो लाल की, हे लाल तुम आज बड़े अच्छे बन रहे हो, बड़े शाणे बन रहे हो, बड़े अच्छे बन रहे हो। ठीक है ना? तो क्या है कि पलकू पीक, ये इसके अंदर प्रोढ़ाधीरा खंडिता नायिका, प्रोढ़ाधीरा खंडिता नायिका जिसका पति जो है रात्रि में किसी और स्त्री के पास रुक कर आया हो, वो प्रोढ़ाधीरा खंडिता नायिका कहलाती है। तो इसी तरह से ये इसके अंदर बताया गया है। बस इतना याद रखना, पलकू पीक, कि पान की पीक जो है वो पलकों पर लगी हुई है। अंजनु अधर, काजल जो है वो होठों पर लगा हुआ है, किसके? नायक की। धरे महावरू, एडियो पर लगाने का रंग या मेहंदी होती है, वो मस्तक पर लगी हुई है, किसके? नायक के। ऐसी बात याद रख लेना। कथन किसका है? नायक का है, नायिका से। अब कुछ शब्दार्थ है। नायिका को सह पल्लव डार इसलिए कहा है कि हाथों, पांवों, ओठों तथा कानों की उपमा पल्लवों से दी जाती है। नायिका को सह पल्लव डार, मतलब जो बिहारी रत्नाकर है उसमें एक जगह नायिका को सह पल्लव डार कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि सह पल्लव डार क्यों कहा गया है? कि पल्लव सहित, पत्तों सहित, एक ऐसी डाली जो पत्तों सहित है। तो क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पत्ते होते हैं, हाथों के उपमा भी उनको पत्तों को दी जाती है, पांवों को भी, होठों को भी, कानों को भी। इसलिए खरी पातरी कान की, खरी पातरी कान की से तात्पर्य कान का कच्चा होना। ठीक है? युवती जोने में मिल गई, युवती जोने में मिल गई मतलब युवती चांदनी में ही मिल गई। ठीक है ना? ये कौन सी थी? शुक्ला भिचारिका नायिका थी। ये कौन सी थी? शुक्ला भिचारिका नायिका। जोने मतलब चांदनी। सालती है नटसाल सी, बरछी बाण के चुभने का सा दर्द। सालती है नटसाल सी, नटसाल क्या होता है? बरछी या बाण होता है। सालती है दुखती है। ठीक है ना? खुबी खुबी, खुबी खुबी क्या है? एक खुबी का अर्थ है कान का आभूषण और दूसरे का खुबी का अर्थ है चुभी हुई। ठीक है ना? एक खुबी का अर्थ है कान का आभूषण, दूसरी खुबी का अर्थ है चुभी हुई। यहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। जहां एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। मनमथ नेजा नोक की, मनमथ नेजा नोक की, कामदेव के भाले की नोक। मनमथ नेजा, नेजा होती है जो झंडा होता है वो। ठीक है ना? लाज की लाव, लज्जा रूपी लाव, लाज की लाव, लज्जा रूपी लाव अर्थात लज्जा रूपी रस्सी। लाव, नाव बांधने की रस्सी। अंग अंग छवि जोर में बयों बोर की नाव। या अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है ना? जोहर का अर्थ है झूमर। अंग अंग की छवि के झूमर में, अंग अंग की छवि के
झूमर में फंसकर मेरा मन भंवर में फंसी नाव बना हुआ है। जम करी मुँह है तर हरी पर्यो, जम करी मुँह है तर हरी पर्यो, यम रूपी हाथी के। क्या कहना चाह रहे? जम, जम का मतलब हुआ यम, यमराज। करी का अर्थ हुआ हाथी, ठीक है ना। मुँह का मतलब मुँह है। तर हरी पर्यो, तर हरी का अर्थ है नीचे, कि मैं हाथी के मुँह के नीचे पड़ा हूं। यम रूपी हाथी के मुँह के नीचे पड़ा है, ठीक है ना। पलकू पीक अंजनु अधर धरे महावरू भाल। शब्दार्थ, पलकों पर पान की पीक है, अधरों ओठों पर काजल है, मस्तक पर महावर है जो पैरों में लगाई जाती है, नायक का चित्रण है जो पर स्त्री गमन आया है। बिहारी रत्नाकर का मुख्य भाग छप जाने के बाद बिहारी सतसई की एक सटीक प्रति मित्रवत श्रीयुत पंडित दुलारे लाल जी भार्गव के द्वारा रचित जयपुर निवासी श्रीयुत हनुमान शर्मा जी से हमें प्राप्त हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ये मेरे काम की चीज़, आपके काम की नहीं है। सतसई का जो क्रम पहल कोविद कवि ने संवत 1742 1685 ईस्वी में लगाया गया, उसके अंत में यह दोहा मिलता है। एक है जिसके अंदर यह दोहा मिलता है, याद रख लेना, ठीक है ना। कौन सा है? सतसई का जो क्रम पहल कोविद कवि ने संवत 1685 में सतसई का बिहारी सतसई की टीका लिखी गई थी। किसके द्वारा? सबसे पहले कोविद कवि द्वारा, कोविद कवि द्वारा लिखी गई थी। उसमें जो बनाया गया था उसका अंतिम दोहा कौन सा था? अंतिम दोहा कौन सा था? वो ये था कि 700 दोहरा सुकवि बिहारी दास, बिन ही अनुक्रम ए भय मही मंडल सुप्रकाश। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? बिहारी का सबसे उत्तम और प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। याद रख लेना, शुक्ल का कहते हैं। शुक्ल लिखते हैं, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, बिहारी रत्नाकर, जितने श्रम और जितनी सावधानी से, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं? बिहारी संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं। बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है। बिहारी संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं। बिहारी के लिए प्रेम चौगान का खेल है। यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए, यदि दोहे को गुलदस्ता और प्रबंध को वनस्थली कहा जाए, तो आज सारी दुनिया में गुलदस्ते गुलदस्ते दिखाई पड़ेंगे। दोनों का अपना महत्व है, न कोई छोटा न बड़ा। ऐसा कौन कह रहे हैं? ये उन्होंने किस लिए कहा था? ये आचार्य शुक्ल का जो कथन था ना, उसके लिए कहा था इन्होंने। बिहारी का काम रहीम के काम से अधिक जटिल था। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। शुक्ल लिखते हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। किसका? बिहारी सतसई का। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कौन कह रहे हैं? शुक्ल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। इसकी जो दूसरी क्लास है वो जरूर देखना, उसके अंदर मैंने और अच्छे से कराया। दोनों क्लासों में, दोनों क्लासें करने के बाद बिहारी रत्नाकर का कोई भी प्रश्न जो आपसे बाहर नहीं होगा, और अगर बाहर होगा तो वो मेरिट नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा लगभग, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मैसेज अवश्य कर दिया करें, मैसेज में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, ठीक है ना। और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।